नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है देश की जानी-मानी अधिवक्ता आकांक्षा सिंह मैम। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मैम। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत बहुत है। दिनों में। थैंक यू, मैम थैंक चूँकि यू हम सो मच। ऐसे ऐसे समय में हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जब एक चीज़ को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, चाहे ज़मीन पर विवाद हो या हुँ, सियासी विवाद हो। विवाद वक़्फ़ को लेकर जो संशोधन विधेयक आया था पार्लियामेंट में, उसको फिलहाल जेपीसी में भेज दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं एक कम्युनिटी इसको लेकर लगातार विरोध कर रही है। देश के जो विपक्षी नेता हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में वक्फ को लेकर कानून क्या है? आखिर ये इसकी शुरुआत कब हुई थी और आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है? तो सबसे पहले मैम आपसे यही सवाल है कि वक्फ से संबंधित कानून इस देश में क्या है? इसे कब मान्यता मिली थी? तो वक़्त की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो हुँ, हुँ। जैसे इंडिया एक काफ़ी यूनिक कंट्री हो जाता है, जहाँ पे हमने हुँ, जब क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल बहुत टाइम तक चला था, उन्होंने हुँ, डिसाइड किया कि जो हिंदू हैं, उनके ऊपर हिंदू पर्सनल लॉ लगेगा और जो मुस्लिम हैं, उनके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा। तो हमारे यहाँ पे एक जैसे सेंट्रल लॉ होती हैं आपकी, जैसे हुँ, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब पे एप्लीकेबल है। बट पर्सनल जैसे आपकी शादी, आपके इनहेरिटेंस, आपके जैसे आपकी वो फैमिली प्रॉपर्टी चलती है, वो हुँ, आपके रिलिजन के बेसिस पे डिटरमिन होती है। तो हुँ, वक्फ इसी लॉ का एक एक्सटेंशन है। वक्फ टेक्निकली अगर आप देखें तो पहला जो वक्फ एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में 1913 में हुआ था। फिर हुँ, 1923 में एक मुसलमान वक्फ एक्ट करके किसी-किसी कुछ-कुछ जो कि अगेन प्रिंसली स्टेट्स में नहीं है, ब्रिटिश इंडिया के लिए एप्लीकेबल था कुछ-कुछ हिस्सों में जहाँ के वक्फ बनाए जा सके। फिर आया 1954 में जब इंडियन की इंडिपेंडेंस के बाद एक वक्फ एक्ट, हुँ, उसको फिर 1995 में अमेंड किया गया, उसको फिर 2013 में अमेंड किया गया और अब ये दोबारा अमेंडमेंट में आ रहा है। बीच-बीच में स्टेट के अमेंडमेंट चलते रहते हैं। बट देखिए वक्फ क्या है एक्चुअली वक्फ एक एंडाउमेंट होता है, जैसे हम उसको बोलते हैं कि वो एक चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस स्पेसिफिकली सिर्फ चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए आपने अपनी कोई जो प्रॉपर्टी है उसको हमेशा-हमेशा के लिए दान दे दिया। तो टेक्निकली ये दान का ही एक फॉर्म है और उसके हिसाब से इसमें प्रॉपर्टी होती है। आप हिंदू लॉ में देखेंगे तो हमारे में इसका एक इक्विवेलेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस में आपको कई बार दिक्कत जैसे हम हमेशा जैसे आप कभी तिरुपति मंदिर जाएँगे, वहाँ पे आप सोना चढ़ाते हो या आप किसी भी मंदिर में जाते हो हुँ, या फिर आप कभी कोई धर्मशाला का स्थापन कराते हो, तो हमारे यहाँ हिंदुओं में उस तरह से डोनेशन का एक अलग तरीके से चलता है, कोई स्टैंडर्डाइज़्ड तरीका नहीं है प्रॉपर्टी के लिए। तो हुँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर वक्फ एक सेपरेट एक्ट है। तो ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, बट हाँ, जो अभी रिसेंट हमारा एक्ट है वो 54 से लेके अब तक अमेंड हुआ और अब दोबारा से अमेंड होने वाला है। क्या तो इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से दर्जा प्राप्त है? पूरी तरीके से कि लीगल है ये पूरी तरीके से? बिल्कुल, ये इसको दर्जा प्राप्त है। इसके इनफैक्ट कई लोगों को आई थिंक लगता है कि वक़्फ़ में सरकारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट एक्चुअली हुँ, मोस्टली जैसे आपका एक सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेट अप करती है, जिसका एक्स एक्स हुँ, ऑफिशियो चेयरमैन आजकल मिस्टर किरेन रिजिजू हैं। तो उसमें हमेशा हुँ, एक यूनियन मिनिस्टर बिकॉज़ ही इज़ अ माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर। सिमिलरली जो आपके स्टेट वक़्फ़ बोर्ड हैं, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट कर रही हैं। उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है ये एक्ट के अंदर है। तो जो वक़्फ़ की फॉर्मेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब टू एन एक्सटेंट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कंप्लीटली एज़ अ फोर्थ एंटिटी काम कर रहा हो। इट इज़ अ वेरी लीगल प्रैक्टिस। इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन। बट आई थिंक जैसे आप कई बार देखते हैं इंडिया में, इनफैक्ट पूरे देश में, जहाँ पे भी पावर कई बार कंसोलिडेट होती है, वहाँ पे करप्शन आ जाता है। वहाँ पे कई बार हुँ, क्वेश्चंस उठते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कहा रिलिजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसको आप किसी भी तरीके से उसमें आप प्रॉफ़िट नहीं कमाना चाहिए। अगर प्रॉफ़िट हो रहा है यानी कि आपने ज़मीन पे कुछ किया है, तो वो प्रॉफ़िट भी फिर चैरिटेबल तरीके से जाना चाहिए। जैसे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट दो जाने माने इश्यूज अबाउट वक्फ लैंड इज एक विंडसर होटल इन बैंगलोर।
उसको लेके काफी इशू चला था कि वो वक्फ लैंड है। एंड द अदर वन इज एंटिला, जो कि बॉम्बे में मुकेश अंबानी की रेजिडेंस है, दैट इज ऑल्सो अलेजेडली वक्फ लैंड। तो इस बेसिस पे लेके कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्लियरली बिकॉज मिसमैनेजमेंट हो रहा है at every level. So it is something that needs a little bit of a shake up. नहीं, लेकिन एक आपने यहाँ पे बार-बार ज़िक्र किया कि हिंदू एक्ट या मुस्लिम एक्ट, तो मुसलमानों के लिए आपने बोला कि लैंड को लेकर वहाँ पे कानून है जिसको वक्फ में शामिल किया गया है। क्या हिंदुओं में या किसी अन्य धर्म के लिए भी ऐसा कुछ है? ऐसा एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये जो वक्फ वाला कॉन्सेप्ट है ये इसका ओरिजिन अगर कहीं देखें तो आई थिंक इसको कुरान से लिंक किया जाता है कि वहां से आप अगेन प्रॉफिट के नाम पे चैरिटी के लिए अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल को दान किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे दान के लिए सेपरेट कानून नहीं है हिंदुओं में या क्रिश्चियंस में, या फिर आपका हाँ। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें, तो अगर उसमें आपका कोई डोनेशन हो रहा है तो वो आप अपने पर्सनल अपने हिसाब से कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है लोग टेम्पल्स में जाके, मतलब राजस्थान के आप कहीं में दिलवाड़ा टेम्पल में लोग अपनी जमीन के टाइटल छोड़ जाते हैं, लोग वहां पे कई सारा जाके दान करते हैं, पर उसके लिए एक अलग से ऐसे एक्ट नहीं है। जैसे क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ में काफी जाता है। जैसे अगर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हिंदू ही है इकलौते जो इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं लीगली। मुस्लिम्स को अडॉप्शन का बिकॉज वो लॉ उनके वहां पे नहीं आता है। अगर किसी मुसलमान को या फिर क्रिश्चियन को कोई बेबी अडॉप्ट करना हो तो वो उनके गार्जियन बनेंगे, वो उनके एग्जैक्ट पेरेंट्स नहीं बन सकते बिकॉज उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ अडॉप्शन का प्रोविजन नहीं है। तो जैसे इंडिया हिंदू में हमारे पास इंडिया में वक्फ का प्रोविजन नहीं है, ऐसे ही तो ये पर्सनल लॉज के ऊपर हमारी जो फैमिली, शादी, बेबीज, प्रॉपर्टी सब इंडिया में पर्सनल लॉज के हिसाब से चलता है। ठीक है मैम। अब वक्फ जो लॉ है उसमें बड़ी बातें क्या हैं? प्रावधान उसकी बड़ी प्रावधान उस लॉ में क्या-क्या हैं? सो वक्फ लॉ जो है वो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव सा एक्ट बनाया गया है। तो एक तो आपने उसमें एस्टैब्लिश किया कि हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वक्फ बोर्ड बनेगा जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी को आपको मैनेज करेगा, जो कि कई लाख एकड़ प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया में एक्चुअली। तो वो प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कैसे करना है, यानी कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसको आप उससे जो मनी आएगी, उससे जो पैसा अगर आप कमा रहे हो तो वो उस पे अगर आपको स्कूल खुलवाने हैं, आपको हॉस्पिटल खुलवाने हैं, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ एक्ट के अंदर होता है। आपके वक्फ का बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, एक ट्रिब्यूनल भी आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक और डिसीजंस को चेक करने के लिए। और जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हैं इसके कुछ होते हैं कि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ बनी जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये पुराने टाइम से बना आ रहा है, इसको दान से लिंक किया गया है, तो इसके लिए इसमें इतनी लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से दान वक्फ करना चाहो और आप सही तरह के शब्द इस्तेमाल करो कि मैं ये जिंदगी भर के लिए चाहता हूँ, इस जिंदगी भर नहीं, पूरी हमेशा हमेशा के लिए, जब तक कायनात रहेगी तब तक मैं अगर ये जमीन, ये जायदाद मैंने वक्फ के नाम की, मैं चाहता हूँ कि आज से ये एक औकफ बने, इसके ऊपर एक हॉस्पिटल बने जिसमें मरीजों का फ्री में इलाज हो, उस तरह के को डोनेशन को वक्फ वैलिड मानते हैं। और उस तरीके से वक्फ की लैंड में आपका वक्फ प्रॉपर्टी में लैंड ऐड हो जाता है। द अदर इशू जो कि वक्फ एक्ट के साथ है कि डिटर्मिनिंग कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, उसका फर्स्ट इंस्टेंट डिसीजन वक्फ बोर्ड ही लेगा। उसमें आप अपील पे जा सकते हैं, वो भी प्रोविजंस हैं। और उसके बाद वक्फ काउंसिल बेसिकली सेटअप करता है कि कैसे ये प्रोसेस चलेगी, कैसे आपका ट्रिब्यूनल होगा, कैसे आपका सेंट्रल काउंसिल होगा, कैसे आपका स्टेट काउंसिल होगा, और ये उसमें कि वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और अगर उसके ऊपर कोई इश्यूज आ रहे हैं या फिर कहीं किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखा है, या कहीं पे वक्फ की प्रॉपर्टी को आपको लग रहा है कि बिना परमिशन के उसको बेच दिया गया है या उसमें कुछ करप्शन चल रहा है, तो वो सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्ट बनाया गया है, ये सारा जो ओरिजिनल एक्ट है हमारे यहाँ। बिल्कुल। मैम आपने जो कि बात किया कि डोनेशन दिया जाता है और वो प्रॉपर्टी फिर वक़्फ में आ जाती है, तो कागज़ का मतलब लेखा-जोखा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसमें डोनेशन कौन कर सकता है? क्या सिर्फ़ मुसलमानों को ही करना होता है या कोई भी कर सकता है? सो क्योंकि अगेन ये
पर्सनल लॉ पे बेस पे आ जाता है। तो हालांकि मोस्टली माना जाता है कि अगर आपको वक्फ पे डोनेशन करना है तो आप मुसलमान होने चाहिए, पहला। दूसरा, आप अडल्ट होने चाहिए, यानी कि आप माइनर नहीं हो सकते। और तीसरा, आपका हुँ। साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि फिर आप योर इन फुल फंक्शन ऑफ योर फैकल्टीज, आप मेंटली अनसाउंड नहीं कहेंगे। और ये 3 चीजें हैं। और आप चाहे तो अपने हमेशा के लिए प्रॉपर्टी दान करें तो आप कर सकते हो। पर बिकॉज अगेन इस मुस्लिम सेक्ट को भी एक होमोजीनियस नहीं मानते, इसमें भी कई सारे अलग अलग तरह के बिलीफ हैं, कलर के अलग तरह के सिस्टम है। तो हुँ। इनफैक्ट मैंने कल परसों इसमें पढ़ने में मेरे को 2-3 केस मिले थे जो कि महाराष्ट्र नागपुर हाईकोर्ट में डिसाइडेड था, कि जिसमें हुँ। नॉन मुस्लिम ने अपना डोनेशन किया है, जिसको भी उन्होंने कहा कि ठीक है, बिकॉज ये जिस उनमें कहा गया था कि जैसे तुम्हारी इंटेंशन, अगर तुम एक्चुअली में अपनी जमीन जायदाद हमेशा के लिए वक्फ को देना चाहते हो और उस पे कुछ चैरिटी का काम करवाना चाहते हो, तो कभी कभी मुसलमान ना होना भी चलेगा। तो हालांकि होना ये 3 चीज चाहिए, आपको मुसलमान होना चाहिए, आपको साउंड माइंड होना चाहिए, और आपको अडल्ट होना चाहिए। बट किसी किसी सिचुएशन में नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउड है वक्फ को डोनेशन करना। बट आई थिंक अंडर द न्यू एक्ट उसमें ये चेंज किया जाएगा। मैम एक सवाल चूँकि संसद में भी इसको डील करने की कोशिश की गई कि जो बोर्ड की संपत्ति है उस पर कुछ लोगों का ही अधिकार है, जो गरीब हैं, जिनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, जो महिलाएँ हैं उनको इसमें कुछ नहीं मिलता है, उनको इसका लाभ कुछ भी नहीं होता है। तो क्या वाक़ई में संपत्ति का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है और इसकी संपत्ति का जो बोर्ड की संपत्ति है उसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? तो अभी जैसे हमने कहा कि इस्तेमाल तो सिर्फ चैरिटी और रिलीजियस पर्पसेस के लिए हो सकता है, या हुँ। तो कि आप उस पे अपना, या तो आप उस पे मस्जिद बनाएं या इमामगाह बनाएं, या फिर आप उस पे स्कूल बनाएं या हॉस्पिटल बनाएं, या फिर प्लेग्राउंड, बच्चों के खेलने के लिए भी प्लेग्राउंड होते हैं। एक एक केस हुआ था जहाँ पे गणेश उत्सव की वक्फ लैंड के ऊपर गणेश उत्सव करवाने की बात की गई थी, परंतु वो जमीन बच्चों का प्लेग्राउंड है, तो उसको नॉन सेक्युलर, उसको सेक्युलर कैरेक्टर में, हालांकि वक्त का लैंड है, पर उसको सेक्युलर कैरेक्टर रख के कहा गया कि सब तरह के सब धर्म के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है। हुँ। तो हालांकि वक्त की लैंड सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के लिए जानी चाहिए, बट रियलिटी में आप देखेंगे तो बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जैसे मैंने अभी ये 2 केस बोले, तो आप हम सब ने पढ़ रखे हैं डिफरेंट टाइम्स, और ये तो बहुत हाई प्रोफाइल आपके सामने है। तो अगर एक इतनी बड़ी कंट्री जैसे हमारी है, उसमें अगर आपके पास लाखों एकड़ लैंड है, तो उसमें से 1-2 एकड़ इधर उधर करप्शन में, कई बार वो 1-2 से ज्यादा ही हो जाता है। तो करप्शन तो है ये, और मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है। और कई बार जो मुस्लिम लेडीज हैं, विमेन, उनके ऑब्वियसली उनके राइट्स को, उनका अभी तक रिप्रेजेंटेशन वक्फ में हमें बोर्ड्स में ज्यादा देखने को नहीं मिला है। उनको जो वक्फ का एस्टेब्लिशमेंट भी, जब कभी भी स्टेट बोर्ड भला ही सरकार में अपॉइंटेड है, उसमें भी रिक्वायरमेंट है कि आप यू शुड बी अ मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट जैसा देखेंगे, फीमेल मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं। या फिर आप होने चाहिए एज अ फीमेल, एज अ मुस्लिम सीनियर लॉयर, बट आप देखोगे मोस्ट जगह पे सीनियर लॉयर में विमेन है ही नहीं मुस्लिम। तो ये इन तरीके से हिस्टोरिकली, एंड अगेन स्कॉलर जो बोलते हैं कि उसमें, या फिर कि आप एक मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट हो, तो ये जैसे विमेन इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको ये डिस्क्रिमिनेशन दिखता ही है। अभी चीजें हुँ। बदल रही हैं हमारी जनरेशन के साथ, आई थिंक चीजें वो थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है। जब आप मैनेजमेंट में, पोजिशन में औरतों को देखेंगे, बट अगर आज से आप 30-40 साल पुराना देखें, जो कि आजकल टॉप पोजिशन में है, वहां पे मोस्टली आपको आदमी ही दिखेंगे, क्योंकि औरतों को आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम दिलाएगा, तुम घर, बच्चे होंगे, घर में बैठो, उनका ध्यान रखो। तो हिस्टोरिकली, और वही जो हिस्टोरिकल हमारी इनइक्वालिटी रही है, वो आज के दिन में आपको वक्फ बोर्ड में भी देखने को मिलती है कि वहां पे औरतें हैं ही नहीं। तो इसी के लिए वो नए बिल में आई थिंक 2 विमेन का मैंडेटेड है एज मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड, उसके हुँ। बिना वो अपॉइंटमेंट को वैलिड नहीं माना जाए। नहीं, एक सवाल और यहाँ पे मैम पूछना बनता है कि जैसे कि वक़्फ़ की ज़मीन है, कोई गरीब है, क्या उसपे उसको खेती करने की इजाज़त मिल सकती है? क्या उसपे उसको व्यापार करने की इजाज़त मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास आज के दिन में बहुत पावर है। तो हुँ। अगर, और वो क्या करना चाहिए उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं है। कहा है कि रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस है आपका, वो 2 गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए।
तो अगर एक ऐसा गरीब आदमी है उसके पास उसका पूरा खानदान है और उनके पास हुँ, खाने को जगह नहीं है, उनके पास कुछ ज़मीन जायदाद नहीं है, तो चाहे तो वक़्फ उनको लीज़ पे वो ज़मीन दे सकता है। वक़्फ बोर्ड के पास इतना और डिसीजंस वक़्फ बोर्ड के फाइनल होते हैं एज़ वक़्फ बोर्ड। तुम्हें उसके आगे यू डोंट नीड टू रियली किसी और से जाके आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको हुँ, लगता है कि इस चैरिटी के लिए इस आदमी को ये ज़मीन दे दी जाए कि वो अपना यहाँ पे वो पालन-पोषण कर सके अपने घरवालों का, तो वो भी परमिटेड है वक़्फ में। और ये एक चीज़ है जो कि लोगों को डर लग रहा है कि उनका कहना है कि क्योंकि ये फ्रीडम जो है अब वो नए एक्ट के अंदर वक़्फ बोर्ड से ली जाएगी। उसके उनके क्या-क्या यूजेस हैं और उसपे थोड़ा ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल आएगा। तो वो जैसे हुँ, उनका मानना है कि अगर ये आपका पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस हो रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बट येस टू आंसर योर क्वेश्चन टेक्निकली अगर कोई गरीब आदमी एक वक़्फ बोर्ड के पास जाके अपनी फरमाइश रखे कि मेरे को एक थोड़ा-सा जगह दे दो जिसमें मैं खेती करके अपने घरवालों को खिला-पिला सकूँ, तो वो वक़्फ बोर्ड दे सकता है। वो उसका मतलब निजी अधिकार है कि वो किसको देना चाहे, किसको नहीं देना चाहे। हाँ, क्योंकि उनको डिसीजन इस बेसिस पे लेना होता है कि ये हुँ, एक्चुअली में चैरिटी है कि नहीं है। तो अगर बिल्कुल। ये असल में चैरिटी है, ये एक्चुअली में आदमी हुँ, ज़रूरतमंद है, उसको हाँ, बट अगर सपोज़ वो आदमी ऑलरेडी वो एक ज़मींदार है और वो उसपे प्लांटेशन करवाना चाहता है, किसी कैश क्रॉप का आपका चाहते हो आप हुँ, यहाँ पे आम पे बागान या आंवला बागान लगाओ। उस केस में अगर उसको दी जाए ज़मीन, तो वो चैरिटी नहीं हुआ, वो तो आपने फिर व्यापार में किया है। अब ये है कि अगर उसके बाद भी अगर वो व्यापार कर रहा है, बट उस व्यापार में से जितने पैसे निकलेंगे, वो सारे पैसे किसी हॉस्पिटल या स्कूल की तरफ जाएँ, तो वो भी परमिटेड है। उसको भी वक्फ बोर्ड हाँ बोल सकता है, पर वो पैसे जाने चाहिए किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए। अगर वो हुँ, तुम्हारे पर्सनल प्रॉफिट में यूज़ होंगे, तो वो गलत है। बट आप देखेंगे कई वक़्फ प्रॉपर्टी थोड़ी इन उनको एनक्रोच्ड प्रॉपर्टी बोला जा रहा है इन सिचुएशन में, जिसमें हुँ। कि कई जगह पे ज़ोर ज़बरदस्ती से ली गई हैं वक़्फ जगह, कई बार वक़्फ की जगह दे दी गई हैं, अंडर द टेबल। तो वो उसमें करप्शन इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं डेफिनिटली। बिल्कुल। मैम आपने चूँकि स्टेट्स की भी बात की कि स्टेट्स में भी बोर्ड होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी बोर्ड होते हैं। तो मैम क्या ये सारे एक-दूसरे से लिंक्ड होते हैं? ये इनका फंक्शन यानी इनका काम करने का तरीका क्या होता है? और इसके बोर्ड में सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल पे कौन-कौन लोग शामिल होते हैं? तो टेक्निकली हर स्टेट का एक अलग बोर्ड है। जैसे हुँ, क्योंकि हमने कहा जैसे वक़्फ स्टार्ट हुए थे सेटअप करना 1950s में जाके, तब तक हमारे सारे हुँ, स्टेट्स भी प्रॉपर्ली नहीं थे सेटअप। तो उस टाइम पे जो हैदराबाद वाला हैदराबाद वक़्फ एक वन ऑफ द फर्स्ट वक़्फ बोर्ड था सेटअप, हुँ, वो मराठवाड़ा एरिया को भी कवर करता था। तो आज के दिन में अभी हम सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में एक सेपरेट वक्फ बोर्ड है जो कि उस स्टेट में सिचुएटेड जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको एडमिनिस्टर करता है, उसको मैनेज करता है, उसका देखभाल करता है और ध्यान देता है कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड नहीं है एज वक्फ प्रॉपर्टी तो उसको भी आइडेंटिफाई करके ऐड किया जाए। जो सेंट्रल काउंसिल है वक्फ के लिए वो एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है जो कि एक ओवरसी करता है सारे स्टेट बोर्ड्स के वक्फ को और हुँ, आगे से उसमें जाके हेल्प्स विद द कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट आल्सो। तो वो सॉर्ट ऑफ अ मिडल कनेक्शन हो गया बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वक्फ एट एच लेवल एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल। कॉम्पोजिशन जो है अब स्टेट अब जो काउंसिल है उसका दैट इज सेट वो इट्स बीन हेडेड बाय मिस्टर किरण रिजिजू। इट हुँ, हैज हुँ, मेंबर्स एंड सिमिलरली जो कि स्टेट वाले वक्फ बोर्ड होते हैं उसको देयर हैंडेड उसमें पार्टिसिपेशन सो जो आप जो इंटरेस्टिंगली है कि आपका जो स्टेट वाले बोर्ड्स हैं उसमें बीइंग अ मुसलमान इज अ क्वालिफिकेशन ज़्यादा। व्हेयरएज़ जो कि आपका सेंट्रल वाला बोर्ड है, उसमें बीइंग अ मुसलमान इज़ नॉट एज़ मच ऑफ अ रिक्वायरमेंट। उसमें आपको यू हैव टू बी अ स्कॉलर ऑफ जो कि ऑफ मुस्लिम हुँ, पर्सनल लॉज़ एंड नो द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम। अगर आपको वो आइडिया है तब आप जाके उसमें मेंबर्स बनाए जा सकते हो। और एक और हमने आई थिंक ट्रिब्यूनल की शायद इसमें बात नहीं की है, पर हम ट्रिब्यूनल पे भी आएँगे। अब हम जैसे वहाँ आप आएँगे। सेंट्रल वक्फ हाँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब मैंने ये देखिए एग्जैक्टली आपके एक यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज हैं और
जो कि मिस्टर किरण रिजिजू हैं आजकल, उसके आगे 3 पर्सन होंगे जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ पैन इंडिया कैरेक्टर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मुस्लिम्स वेलफेयर के लिए अक्रॉस इंडिया काम करती है, नॉट वेरी लोकलाइज्ड रीजनल वाला थिंग। यू आर लुकिंग एट 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस, जो कि ऑल इंडिया कैरेक्टर्स के हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू आर लुकिंग एट 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यू आर लुकिंग फॉर 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सेंट्रल काउंसिल में है। तो आपके उसमें जो आप देख रहे हैं इसमें द क्वालिफिकेशन इज वेरी हाई। आप इसमें रैंडम नॉमिनेशन नहीं है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप पर्सन ऑफ एमिनेंस होने चाहिए हो, एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस होने चाहिए हो, वन पर्सन हु एंड टू रिप्रेजेंट द मुतवालिस जो कि एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं ईच वक्त को, उसमें से आई थिंक उनमें अगर इफ यू हैव अ ग्रोस इनकम ऑफ ओवर 5 लाख, उसमें से फिर दे पिक अगेन वन मोर पर्सन। स्टेट बोर्ड्स में भी सिमिलर तरह का ही कैरेक्टर होता है कि वेयर देयर हैव टू बी मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अ स्टेट, दे हैव टू बी सीनियर मुस्लिम लॉयर्स, दे हैव टू बी मेंबर्स ऑफ एमिनेंस। बट मैंने कहा जैसे अपन बात कर रहे थे, ये सिचुएशन में मोस्टली आप विमेन को नहीं देखोगे, इसके लिए विमेन प्रेजेंस इन वक्फ बोर्ड्स में काफी कम। एक सवाल और मैम, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है कि क्या कोई, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, दावा किया जाता है कि रक्षा और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है इस देश में तो वो है वक्फ के पास। तो क्या वो टैक्स उसको देना होता है? क्या इस पे उसकी प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स होता है? क्या गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी पे नजर रख सकती है? ऐसा कुछ प्रावधान? सो नजर रख सकती है, इज अ नजर तो जैसे अभी हमें इसमें आई थिंक ट्रिब्यूनल वुड बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ट्रिब्यूनल के थ्रू गवर्नमेंट इस पे नजर रखती है टेक्निकली, क्योंकि ट्रिब्यूनल को भी जो एक एस्टैब्लिश किया गया है वक्फ के अंडर ही, उसमें 3 मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन है, अगेन हैज टू बी अ जज, एंड देन यू हैव एन एडीएम, एंड उसके बाद अ पर्सन ऑफ एमिनेंस। तो जब वक्फ एक डिसीजन लेता है, जैसे क्योंकि प्रॉपर्टी आपने कहा, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, अगर वक्फ को फील होता है, एंड दिस इज दैट सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट, अगर वक्फ बिलीव्स और हैज रीजन टू बिलीव कि ये कोई प्रॉपर्टी है जो वक्फ प्रॉपर्टी है और उसको नहीं वक्फ प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया है, तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड इफ दे फील सो वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है। नाउ अगर इस प्रॉपर्टी को लेके आपको डिस्प्यूट है, देन आप चाहते हो यू कैन रेज इट टू द वक्फ ट्रिब्यूनल। तो ये ट्रिब्यूनल होता है जो मैंने कहा सेटअप बाय, उसमें एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट जज उसका चेयरमैन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज और अबव, एंड एडीएम एंड अबव, एंड पर्सन ऑफ एमिनेंस, वो उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि ये सही डिसीजन लिया है वक्फ के नहीं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर किया गया है, या इसमें प्रोप्राइटी नहीं है, या फिर इसमें कुछ करप्शन हुआ है, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हाई कोर्ट के पास इसको मैटर को एजिटेट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको आप बहुत ऑफन नहीं देखेंगे, बट आई थिंक अगेन मैंने जनरली आई वाज रीडिंग अप, एंड जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं उनके पास अराउंड 50,000 48,000 समथिंग केसेस आर स्टिल पेंडिंग। तो इस इशू को तो ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली चल रहा है इसमें। इसी से मिलता जुलता 2 सवाल आएंगे मैम। पहला ये है कि 2013 में ऐसा क्या कुछ हुआ है इस कानून में बदलाव, बोर्ड में बदलाव की एक मतलब कहते हैं ना कि ये बात कही जाने लगी कि कोई भी आके आपके जमीन पे कब्जा कर सकता है। एक मतलब चर्चा रहती है समाज में, आप बहुत ज्यादा किसी को जानकारी ना हो तो कहता है कि कोई आए और यहाँ पे चादर बिछा दे और बोले कि ये जमीन मेरी है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, बट ऐसा हो सकता है टू एन एक्सटेंट, बिकॉज एक दो केसेस में आए थे, क्योंकि आप अगेन इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, सब तरह के लोग होते हैं, तो वक्फ की प्रॉपर्टी में आपकी ओनरशिप, अब मैंने आप देखा होगा, आप जब भी मैं बोलती हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी में आपको क्या चाहिए, अगर आपको वक्फ करना हो तो आपके परपेचुअल मतलब जिंदगी भर की जिसको दे रहे हो, आप साउंड माइंड के हो, आप अडल्ट हो, बट प्रॉपर्टी आप ओन करते हो कि नहीं, ये कभी कभी सवाल रह जाता है उसमें। तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड्स कि जिसमें ट्रिब्यूनल के पास लोग जाते हैं कि जो डोनेशन किया गया है उनके पास राइट था ही नहीं है देने का। हालांकि कोर्ट्स ने बोल रखा है, क्योंकि ये कई बार होता है और ये हाई कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और कोर्ट उसमें क्लियर कर चुके हैं कि अगर आप एक यूजर हो, आप एक
टेनेंट एक अलग लेवल हो जाता है, पर अगर आप एक यूजर हो, आपका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने आके चादर बिछाई और आप वहां पे एक दिन के लिए सोए हो या आप साल भर के लिए रुके हो वहां पे, आपका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप उसको आगे नहीं दे सकते हो। पर क्योंकि डिसीजंस जो वक्फ बोर्ड के होते हैं, उसमें एक डिसीजन खुद सिर्फ वक्फ बोर्ड ही लेता है, तो अगर आप इसको लुकिंग एट इट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, इसका मिसयूज काफी हो सकता है, ऑब्वियसली इसका मिसयूज हो सकता है। बट जो इसकी इंटेंट थी, बिकॉज इंटेंट केम फ्रॉम अ दान के हिसाब से, कि अगर आप किसी लैंड को दान में देना चाहते हो तो उसमें ताकि, और मान्यता है ये कि जो वक्फ बोर्ड है वो बहुत पायस होगा, वो बहुत आपका विल बी ऑनरेबल, वेरी पायस, अबोव लाइक रिप्रोचमेंट, आप उसमें कुछ क्वेश्चंस आप करप्शन का उसमें लेवलेट कर ही नहीं सकते हो एलिगेशन। इन दैट सिचुएशन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका, अगर आपको पता है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ चैरिटी और रिलीजियस पर्पसेस के लिए और उसको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपना डिसीजन लेगा, तब तो ये कभी किसी और की जमीन पे आएगी ही नहीं सवाल। बट एज इट स्टैंड सेक्शन 40 जो कि 2013 में उसको क्लैरिफाई, ये हालांकि 1995 में आया था, 2013 में उन्होंने ट्रिब्यूनल ऐड किया है, उन्होंने चीजें क्लैरिफाई की हैं, और बट ये कंटेंशियल सेक्शन 40 को अब हटाने की बात की जा रही है इन द न्यू एक्ट, कि जब वक्फ फील्स कि ये वक्फ का लैंड है और वो फिर वक्फ का लैंड हो जाएगा। अंडर द न्यू एक्ट आई थिंक कलेक्टर्स आर गोइंग टू डू अ सर्वे, और अगर कुछ उसमें उनको लगा कि ये सरकारी जमीन है, ये सरकारी लैंड है, तो वो उसको वक्फ के उस पर से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल। एक आपने मोटा-मोटी उस बात की चर्चा कर ही दी है, फिर भी एक बार मैं और पूछ लेता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि आप नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपकी संपत्ति पर ऐसा लगता है कि वक़्फ़ की ओर से कब्ज़ा कर लिया गया, या फिर वक़्फ़ आपकी संपत्ति को बोल रहा है कि नहीं ये तो मेरा है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो फिर आप उसको कहाँ चुनौती दे पाएँगे? कौन से कोर्ट में जाएँगे? क्या अ, आपको वक़्फ़ के जो ट्रिब्यूनल की आपने बात की, क्या वहीं जाना होगा, या फिर नॉर्मल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसे आम तौर पे आदमी जाता है, वहाँ जाना होगा? तो इसमें पहला अपील तो आपका वक्फ बोर्ड पे ही होता है, कि आप वक्फ बोर्ड ने अगर डिसीजन लिया है कि ये प्रॉपर्टी आज से वक्फ की है, तो हुँ, वो डिसीजन लेने के लिए आपसे कुछ मतलब सवाल पूछे जाएंगे उस वक्त। ऐसा नहीं है कि कोई आके सीधे बोल देगा कि ये आज से हमारी प्रॉपर्टी है। हुँ, बट अगर उन्होंने बोला तो यस, सबसे पहले आप ट्रिब्यूनल के पास जाते हो। ट्रिब्यूनल बैठ के डिसीजन करेगा कि वक्फ ने जो डिसीजन लिया है कि वो सही है कि नहीं है, कभी इस जमीन को वक्फ को डोनेट किया गया है कि नहीं किया गया है। इसमें चुनौती ये हो जाती है कि वक्फ की, जैसे हमने कहा, क्योंकि ये दान देने के हिसाब से होता है, तो कई बार बोला गया है कि जो दान दिया गया है वो ओरल पे, इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है। हमने कभी बोला था कि ये आज हुँ, से लाइक दादाजी ने अपने 25वें उम्र में, 25वें साल में उन्होंने बोला था कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा ये वक्फ के पास चली जाएगी। उस बात को अब आप प्रूव करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए गवाह लाएंगे वो, तो उस प्रोसेस में, क्योंकि इसमें ओरल डोनेशन भी एक्सेप्टेड है और वो पूरी तरह से वैलिड है, इसके लिए कई लोगों को लगता है कि इसमें काफी अन्याय हो जाता है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपका उसमें पेपर वर्क हुँ, चलता रहे, आपके पास लिखा पढ़ी है, आपके पास जमाबंदी है, तो फिर उसमें आपको सर्टेनिटी रहती है कि हाँ ये सिचुएशन है। बट तो इसमें अगर आपको लगे कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन भी गलत है और उसने सपोज अपहोल्ड किया कि वक्फ ने जो कहा है सही कहा, ये वक्फ की जमीन है, तो आप हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट इज द करेक्ट कोर्ट पे जा सकते हैं। अपना जो जो है, जैसे हर स्टेट में वक्फ है तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट भी है, तो अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट इस डिसीजन को एग्जैक्टली रिवर्स नहीं कर सकता है, बट वही टेक्निकलिटी है, बिकॉज हाई कोर्ट इसके रिकॉर्ड्स को बुलवा सकता है, हाई कोर्ट उसके रिकॉर्ड्स को देख सकता है, और हाई कोर्ट ये अगर बहुत ही इलीगल ऑर्डर है, तब उसको, उसमें हाई कोर्ट कुछ प्रोविजन करेगा, नहीं तो फिर उसमें यूजुअली उसको चैलेंज, उसको छोड़ दिया जाता है जब तक कि अगर वो बहुत एग्रीजियस, या तो कोई बहुत ही ज्यादा इसमें वो घपला गड़बड़ी नहीं हो। बट अगेन अब जो नया एक्ट आ रहा है उसके अंदर ये एक सिविल कोर्ट को प्रॉपरली एम्पावर किया जाएगा टू अपील द डिसीजंस ऑफ द वक्फ बोर्ड्स। बिल्कुल। गरीबों के हक में कैसे है संशोधन? क्या नए प्रावधान ऐसे कौन-कौन से नए प्रावधान इसमें बात की जा रही है जिसको जोड़ा जाएगा और ये गरीबों के हक में होगा, कैसे होगा? गरीबों का हक लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। आप हर चीज गरीबों के हक से चालू होके वो कहीं और ही पहुंचती है, क्योंकि अगर देखा जाए गरीबों का हक तो
जो करंट अभी भी एग्जिस्टिंग हो वक्फ सकता है। एक्ट है, उसके अंदर हो सकता है, वो उसी के लिए बना गया है, बनाया इसी के लिए कि गरीबों की जो हुँ, आपकी ये लाखों एकड़ जमीन है, ये गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अब जो नए एक्ट के अंदर है उसमें गरीबों के लिए तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, बट हाँ उसमें कहा है कि ये आपका जो मिसयूज है वो बंद होगा। करप्शन हम है, मिसयूज़ आप है। कोर्ट में अपील, हाँ, तो अगर जो करप्शन है, मिसयूज है, आप कोर्ट में अपील करने जा सकते हो। तो उसमें अगर आप देखा जाए प्रोटेक्टेड क्लास है जो कि लैंड वाले हैं, जिनके पास जमीन है और जिनको लग रहा है कि उनकी जमीन वक्फ ले सकता है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को हो रहा है जिनको डर लगता है कि कभी भी वक्फ आके मेरी जमीन ले जाएगा। पर हुँ, गरीबों के लिए तो कुछ रहा नहीं। तो गरीबों के इनफैक्ट तो जो अगर आप देखा जाए कि अगर ये बैठ के सारी प्रॉपर्टी का दोबारा सर्वे होता है और उसमें से कुछ निकला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है या उनको डॉक्यूमेंट, बहुत सारे ओरल डोनेशन है और कल को पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि ये वैलिड डोनेशन नहीं है और उस जमीन पे कोई आदमी अपनी खेती बाड़ी कर रहा हो या वहां पे कोई अनाथ आश्रम बना हो या वहां पे वो किसी और की वो जमीन पता चले वो किसी सेठ के पास जानी चाहिए और उसके पास वापस गई, तो फिर गरीबों का तो वही हो गया, गरीब तो बेचारे हर जगह ही पिसते हैं। तो ये वाले एक्ट में आई वोंट से कि बिकॉज ये पूरा चैरिटी ही है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं आया है, बट हाँ रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इसमें काफी आया है। इसमें बोला गया है जैसे आपका काउंसिल बनेगा उसमें आपको अहमदिया, उसमें एक बोरा कमेटी, उस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, औरतों को हुँ, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। बिकॉज अगर औरतें आएंगी तो वहां पर थोड़ा और उसमें सेंसिटाइजेशन आएगा, थोड़ा और उसमें वेलफेयर वाले सिचुएशन आएगी। और जो कॉम्पोजिशन है अगर वो ज्यादा अंडर, जो कहा जाता है कि अगर वो इस उसको मोर ब्यूरोक्रेटिक आप बना के उसको, जैसे आप इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ रिलीजियस कैरेक्टर आप उसको मोर सेक्युलरिश करा के करोगे, देन ज्यादा एफिशिएंट वर्किंग होगी, इज द रैशनल। कि ये बोलते तो हैं, अब देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया हुआ तो इट शुड हेल्प द गरीब पीपल, पता चलेगा। बिल्कुल। आपने जो कि बात की कि बहुत कुछ बदलाव करने की बात, तो क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं? जैसे कि सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उस बोर्ड में क्यों डाला जा रहा है? एक और चर्चा है कि मुस्लिम्स को उस बोर्ड में क्यों लाया जा रहा है? तो इसमें क्या-क्या बदलाव हैं और क्या इसके बाद बोर्ड निष्पक्ष हो पाएगा? जैसा माना जा रहा है कि बोर्ड कहीं न कहीं निष्पक्षता के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। तो निष्पक्षता तो बिकॉज ये है ही आपका, वही हमने शुरू वहां से किया था, ये पर्सनल लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये है ही हमारा रिलीजियस कैरेक्टर के साथ। और हुँ, क्योंकि हमारे हिंदू साइड में इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए कई बार लोगों को हुँ, समझने में इसमें थोड़ा वो लगता है कि कोई कोई यू नो ये सुनने में ही इसमें अजीब अटपटा लगता है कि आपकी जमीन हड़प ली जाती है, तो कई लोग उसकी डर में रह रहे हैं। बट उसको फीड करते हुए आई थिंक उस फियर को पॉसिबली रिमूव करने के लिए इस वाले अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसमें जैसे कि डिसीजन कौन लेगा कि वक्फ की जमीन है कि नहीं है, वो वक्फ बोर्ड से लिया जाता है, वो सेक्शन ही हटा देंगे। तो आई थिंक अब बैठ के कलेक्टर सर्वे करेंगे। प्रॉब्लम अगेन लोगों का कहना है कि कलेक्टर इज अ गवर्नमेंट फंक्शनैलिटी, तो वो और यहाँ पर अभी कई बार हमारी गवर्नमेंट को और हमारी रूलिंग पार्टी को लेके एक कम्युनिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बहुत चर्चे हुँ, आ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि ये अब्यूज हो सकता है जो कि वैलिड वक्फ लैंड है, क्योंकि जहाँ पे हाफ, मतलब आई थिंक वन थर्ड या फिर कोई आधा कुछ ऐसा है कि जो कि डोनेशन ओरल ही हुए हैं। तो उन सारे लैंड, अब लोगों को डर ये है कि जैसे ही अगर ओरल डोनेशन है या उसमें तुम्हारे पास उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है बट उसको वक्फ लैंड की तरह से ट्रीट करते आ रहे हो और सडनली उसको वहां से हटा लिया गया और आप कहा कि ये तुम्हारी जमीन नहीं रही और उस पर जो भी हो रहा है वो बंद किया जाए, उन लोगों को खदेला जाए वहां से, तो वो डर है लोगों के अंदर। अगेन कितना वेल फाउंडेड है नहीं है वो पता चलेगा, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका ढंग से किया जाए और इसका प्रॉपरली किया जाए तो ये एफिशिएंट तरीका है उसको करने के लिए कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन आप उसका प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स में लाके करो। बिकॉज अब ये जैसे आई थिंक ऑल्सो बिकॉज हमने ये यूएलआई अभी अभी अनाउंस किया गया है, यूनिफाइड लैंडर्स इंटरफेस, जिसमें पूरे लैंड हुँ, रिकॉर्ड की अभी डिटेल्स होनी चाहिए कि अगर किसी में करना है तो हमें अभी अपने लैंड रिकॉर्ड्स को अगर इंडिया में प्रॉपरली डिजिटाइज करना है या उनको एक जगह पे करना है तो ये जरूरी है। बिल्कुल, दूसरी बिहार में बड़ी इसकी चीज शुरुआत भी हो आएगी कि, चुकी है ना। हाँ जी, बिहार में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है लैंड सर्वे का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सर्वे वाली चीज है इसका बेनिफिट हो सकता है। ऑब्वियसली कुछ लोग मतलब इसमें दोनों तरह की चीजें हैं, एक कुछ लोग का डर है कि ये मिसयूज होगा
और कुछ लोग जो इसको मिसयूज करते हैं वो डर रहे हैं कि उनका मिसयूज बंद हो जाएगा। तो वो तबके हैं जिनको ज्यादा इसमें है। हम अभी इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे चलेगा, क्योंकि सर्वे जरूरी तो है ही, करना तो पड़ेगा। हम हमारी सिचुएशन में आ रहा है, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, हमें लैंड कितना मिसयूज, ये 33% ऑफ द लैंड तो फॉरेस्ट में होना चाहिए मतलब किसी भी देश का, तो वो तो हमारा कहीं भी नहीं है आई थिंक। तो इस हिसाब से कहाँ कौन किस जमीन को ओन करता है, अब वो डिसीजन आई थिंक हमें ही चाहिए। तो एक ये बड़ी बात है कि अब उसमें सारे सर्वे होंगे। दूसरा है इसमें सिविल कोर्ट की अब ज्यादा, अगर आपके पास कोई इशू है आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हो, क्योंकि मतलब इसके लिए वो ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल का की रोल पेंडेंसी को खत्म हो साइड। जाएगा। ट्रिब्यूनल का रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा इसमें आई थिंक। उसमें भी अभी पर चर्चा चल रही है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की, कि ट्रिब्यूनल रहेगा और उसके ऊपर आपको बट अपील करने के लिए, क्योंकि अभी अपील का प्रोविजन नहीं है। अभी जो प्रोविजन है वो ये कहते हैं कि आप उसके रिकॉर्ड्स को कॉल कर सकता है हाई कोर्ट, पर उसमें आप जो डायरेक्टली अपील फाइल करने का होता है, जो हम हर हाई कोर्ट में अपने अपने प्रोसीजर चलते हैं, बट जो एक अपील सेपरेटली होता है कि ये ऑर्डर गलत इस वजह से है। एक ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बिकॉज दूसरी वाली चीज में आप कह रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि वो ऑर्डर गलत है, पर आप कह रहे हो उस पर एक बार रिकॉर्ड को देखो कि सब ठीक है कि नहीं है। तो वो लीगल थोड़ा क्योंकि अपील फिर आपका एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है, एक जज होता है जिसके सामने सारी अपील आती हैं, लिस्टेड होती हैं। रिव्यू ऑर्डर के लिए कभी कभी इट टेक्स थोड़ा एड हॉक प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए अपील सब हो सकेंगी प्रॉपरली, तो अगर आप चाहो तो आपको इफ यू आर अग्रीड बाय इट। फिर से वही इसमें दो तरह के लोग आ जाते हैं, जिनको कुछ लोगों को डर है कि ये प्रोसेस मिसयूज बहुत किया जाएगा। बिकॉज अब कुछ भी हो, अगर तुम्हारे पास, क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली एंड एज अ वकील ये कहते हुए मेरे को भी बहुत शर्म आती है कि इंडिया में कोर्ट केस सालों लगते हैं आपके प्रोसेस। अगर आप में 90% हमारे पास जो क्लाइंट्स केस करने के लिए आते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं तो आप केस मत करो, आप सुलह कर लो, आपका हम किसी आपस तरीके में से आप आपका कर लो, अग्रीमेंट बिल्कुल। करा के आपस में बात करके इसको सेट कर लो, क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो सिर्फ वकीलों को ही पैसे मिलेंगे और तो कुछ उसमें होता नहीं है। टाइम लंबा जाता है आपका, सब परेशान हो जाते हैं। तो अब लोगों का डर ये है कि अगर वक्त के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील होती गई, तो यानी कि जिसके पास पैसा है वो तो इसको मैटर को खींच के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, और जो गरीब आदमी है, जो कि अगर गरीब किसी कोई लड़ना है कि मैं वक्त की ये होना चाहिए, या फिर ये किसी चैरिटेबल, जैसे वो हमने कहा कि वो अगर एक बेचारा आदमी वहां पे खेती बाड़ी कर रहा हो, तो उसको अपने राइट प्रूव करने के लिए जो उसके आज के दिन में उसको नहीं करना पड़ता है, कल उसको बहुत पैसे देने पड़ेंगे या उसको केस छोड़ना ही पड़ेगा कि ये हम इसको परस्यू नहीं कर सकते। तो वो डर भी है कि सिविल कोर्ट की इंटरफियरेंस कि उस, क्योंकि हमारे कोर्ट भी एफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर तुमने आज डाला तो 4 महीने में डिसीजन आ जाएगा। अगर वो बात होती तो फिर ये फियर, इसको आप कह सकते हैं कि ये तो नेग्लिजिबल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट ये डर भी जायज है टू एन एक्सटेंट, कि मैटर को अगर चाहे कोई मिसयूज करना तो कर सकता है। जो अच्छी बात मैं कहूंगी इसमें, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम कम्युनिटी में बढ़ा रहे हो, यस, अलग अलग सेक्ट्स को, क्योंकि कई बार बोहरीज, आप मतलब बॉम्बे एंड गुजरात के अलावा बोहरी कम्युनिटी को कोई ज्यादा, आप वो काफी माइनॉरिटी में है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है। अहमदिया सिमिलरली उनको, तो देम गेटिंग रिप्रेजेंटेशन, विमेन को रिप्रेजेंटेशन बोर्ड्स में, ये वेलकम चेंजेस हैं, आ रहे हैं इन द नेक्स्ट एक्ट, जिससे होपफुली इसका थोड़ा मिसमैनेजमेंट कम होना चाहिए। लेकिन मैम जो एक्ट आया है अभी तो जेपीसी में है, क्या होता है कि देखना होगा। बैठक भी हो चुकी है, नोकझोंक भी उसमें देखने को मिला, लेकिन क्या आपको ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन इसलिए भी हो जाएगा क्या आपको ये विरोध जो है वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर आपको नजर आ रहा है, या वाकई में नए जो संशोधन लाए गए हैं उसमें खामियां आपको भी दिख रही है? एज अ लॉयर, एज हैविंग रेड द मेरे हिसाब से जो इकलौती खामी मैं कहूंगी उसमें को, तो अगर ये एफिशिएंटली काम करा, ये अच्छा है। इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जब वहां पे आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लगा रहे हो, बिकॉज ये आपकी पर्सनल लॉ में चला जाता है, ये आपका, चाहे आप जितना उसको मना करना चाहो, जितना आप कहो कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, जो कि है, बट फिर भी मेरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हुई थी, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मेरे हस्बैंड हिंदू हैं, वो हम लोग, वो ही एक्ट लगता है। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर ये बेस्ड है, तो ये टेक्निकली है मुस्लिम इन अ कैरेक्टर। तो लोगों का, और ये फियर टू एन एक्सटेंट कि इसको आप मुस्लिम कैरेक्टर से हटा के आप इसको सेक्युलर कैरेक्टर देना चाह रहे हो, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इट इज अ वेरी मच अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ, ये है, इसमें आप कोई
चाहो ना चाहो, आपको पसंद आए ना पसंद आए, दैट कैन बी चेंज। बट ये सिविल कोर्ट और एज आई सेड, इसमें अगर सिविल कोर्ट हमारे बढ़िया काम करते, एफिशिएंटली काम करते, हमें करप्शन एट ब्यूरोक्रेटिक लेवल की हमें ये डर नहीं होता कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करप्ट हो या उसके फंक्शनैलिटी करप्ट हो, तो ये एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि इंडिया में 90% एक्ट्स में प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन ही होता है, तो वो डर थोड़ा जायज है कि इसका मिसयूज किया जा सकता है। बट अगर वो मिसयूज वाली आप जो ह्यूमन एलिमेंट हटा दें, तो एज एन एक्ट आई थिंक इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उसमें जो नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन है, वरना इसके अलावा आई थिंक मोस्टली एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके। वो लीगल है और वो एफिशिएंसी की तरफ गियर्ड है कि कल को आपके एग्जैक्टली क्या लैंड है आपको पता चलेगा, आप अकॉर्डिंगली उसको लोकेट कर सकते हो कि अगर इस एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है तो एक स्कूल बना लो। सेम डिस्ट्रिक्ट में आपको 4 हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, आप 2 हॉस्पिटल 2 स्कूल बना लो। आप उसमें चाहे तो अनाथ आश्रम बना लो, आप वृद्ध आश्रम बना लो। आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स रहेंगे और आपके पास एक अनइम्पीचेबल रेपुटेशन रहेगी कि हाँ ये कोई हड़प नहीं कर रहे हैं, तब उसको आप काफी अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। उसको आप जाके गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। पर डर ये इम्प्लीमेंटेशन से आ जाता है कि कल को जाके हमारी जमीन हड़प ली तो कोर्ट में चले गए तो टाइम लग गया तो पैसे बहुत देने पड़ेंगे। बट आधा तो इसमें राजनीतिक है, ये विरोध, ये तो सबको ही पता है जितना, और ये अमेंडमेंट भी राजनीतिक ही है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इसके लिए विरोध दोनों तो तरफ से राजनीति है। अपना, वो दोनों तरफ से राजनीति है, वो तो है ही। बिल्कुल। क्या ये ऐसा कोई बोर्ड दुनिया के और देशों में भी है? मतलब क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, तो क्या वक्फ बोर्ड की तरह कोई बोर्ड दुनिया के अलग-अलग देशों में, क्योंकि मुस्लिम देश तो बहुत हैं, क्या अन्य देशों में भी ऐसा कुछ है? वक्फ बोर्ड की तरह ही चीजें होती हैं कि आप एग्जैक्टली ये, बिकॉज आप अगर जो हम प्रॉपर इस्लामिक कंट्रीज देखें कि जहाँ पे इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ द स्टेट, उसमें आपको वक्फ बोर्ड की टेक्निकली जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे वो फंक्शनैलिटी ही अलग चलती है। उसका स्टेट जो स्ट्रक्चर सिस्टम है उसमें ये आपका सेपरेशन नहीं है कि ये एंड जो कि कंट्रीज विद अ लार्जर मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो मोस्टली हैव द यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला कॉन्सेप्ट। सो इसके लिए कई बार ये भी आप पॉइंट को कई बार सुनेंगे कि ओ हर इंडिया का जो वक्फ बोर्ड है वो दुनिया का इकलौता ऐसा तरीका है जहाँ पे ये होता है, बिकॉज इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम एक बहुत बड़ी, अलग-अलग हम रिलीजन इंडिया की रहते हैं ना? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एग्जैक्टली अलग अलग रिलीजन है, हर किसी को अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी छूट है। आपकी शादी ब्याह आपके रिलीजन के हिसाब से हो रहे हैं, आपकी इनहेरिटेंस रिलीजन पर जा रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में चलता है, हम लोग ही अलग हैं। तो इसके हिसाब से वक्फ बोर्ड जो हमारा है वैसा और कहीं नहीं है। ऐसे उस तरह की होते हैं कि जहाँ पे आप उसका, बट लैंड होल्डिंग्स किसी की कंपेरेबल नहीं है, पावर्स भी कंपेरेबल नहीं है। बट वो ये जैसे हमारे हिंदू राष्ट्र बनाए जा रहे हैं वो भी कंपेरेबल नहीं है। तो इसका, इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री व्हेन इट कम्स टू ऑल दीस थिंग्स। बिल्कुल। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, हमसे इतनी सारी आपने बातें की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।